जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनों को वक्त देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस वक्त, और साथ गुजारे गए लम्हात को क्वालिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी वक्त हम किसी के साथ गुजारें। और आजकल के दौर में हम सब इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन साथ नहीं होते। जब भी हम बहन भाई या दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं तो चंद लम्हात के बाद सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन में मगन हो जाते हैं या उस पर कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, और यूँ हम जिस्मानी तौर पर तो इकट्ठे होते हैं लेकिन जहनी तौर पर वहाँ पर मौजूद नहीं होते, और हम सही मायनों में एक दूसरे की कंपनी भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। इसलिए कोशिश करें कि अपनों के साथ गुजारे गए वक्त को क्वालिटी टाइम बनाएं ताकि आप उनसे कुछ सीखें और वो आप लोगों से कुछ सीखें। सिर्फ हमने वक्त गुजारना नहीं है, उनके साथ जीना भी है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ तो कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक वायरस के हवाले से, जिसके हमले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद इसकी लपेट में आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन का दायरा कार वसी करते हुए नौजवानों की भी वैक्सीनेशन का फैसला किया है। आज से 19 साल से जायद उम्र के नौजवानों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू किया जा रहा है। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने का फैसला भी किया गया है। एक जानिब वैक्सीनेशन का दायरा कार वसी किया जा रहा है तो दूसरी जानिब 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक 68% पाकिस्तानी कोरोना वायरस के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल से वाकिफ ही नहीं है। तो ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल कैसे पूरा होगा? क्या पाकिस्तान के पास इतनी तादाद में वैक्सीन मौजूद है कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। सर आज से हम 19 साल से और उससे ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि यहाँ पर नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो सर क्या ये हमारे पास अवेलेबल है इतनी ज़्यादा वैक्सीन? देखिए सर दस्त तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ये है कि दुनिया में वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत बड़े मिकदार पे हो रही है, और जब वेस्ट के तरक्की याफ्ता ममालिक की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो वैक्सीन यकदम बहुत अवेलेबल है। अभी असल बात यह है कि जो आपने अभी कहा कि 68% लोग जी अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करा रहे, तो अब बात यह है कि जितनी वैक्सीन आपके पास है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अच्छा, तो अगर लोग नहीं आ रहे तो उसका तो किसी के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि कैंपेन्स की जाएं और लोगों को कन्विंस किया जाए। लेकिन ये 19 साल तक इसलिए बात आई कि जितनी वैक्सीन हमारे पास है वो इफेक्टिवली लग जाए। अच्छा, और उम्मीद हमें यह है कि वैक्सीन आती रहेगी। प्लस ये जो पाकिस्तान में अब इसकी डिस्पेंसिंग शुरू होगी NIH में, तो उससे हमारे पास एक सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन भी हो जाएगी। जैसे अब पहले 10 लाख डोज आ जाएंगे और अगर हर माह हमें इसी हिसाब से उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती रही तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी शायद आइंदा को बहुत बड़ा इशू ना हो। अच्छा, वैक्सीनेशन की लोगों को तैयार करना और उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना वो एक बहुत बड़ा होगा इशू होगा। तो अब प्लान बज़ाहिर, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, ये NCOC फैसले करती है, ये जितने भी हैं बिल्कुल ऐसे तो है। जो बज़ाहिर बात समझ आती है वो ये है कि इस वक्त जितनी वैक्सीन है लोग उससे कम तादाद में लगवाने के लिए आ रहे थे, तो फैसला किया गया कि इसको इस्तेमाल करने के लिए ये एज लिमिट तो नीचे की जाए ना। अच्छा, ताकि ये वैक्सीन तो फौरी तौर पे लग जाए। और क्योंकि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, जैसे अब तकरीबन और चंद महीने में अमेरिका के पास 400 मिलियन वैक्सीन के डोज फालतू हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनको रख के समंदर में तो नहीं ना फेंकना, उन्होंने या बेचना है या एड में देना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगले चंद माह में बहुत इम्प्रूव हो जाएगी सारी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की। ठीक है, और फिर जैसे ग्रेजुअली होता है, इस वक्त तो गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे पे लिया, फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन शायद उतना बड़ा सवाल नहीं रहेगा। फ्यूचर में लोगों को कन्विंस करना वो एक अभी भी मसला है। हाँ, और सर इस वक्त लाहौर में 22 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो फाल हैं, और क्या लाहौर की इतनी बड़ी आबादी, अब तो नौजवानों को भी लगना शुरू हो गया है, क्या सबको कैटर कर लिया जाएगा इस चीज में? क्योंकि SOPs का भी मसला बन सकता है। जी, मैं इसको आपको बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ
कि जैसे अब एक्सपो सेंटर है जी वो एक बहुत बड़ा सेंटर है बिल्कुल वहाँ पे वैक्सीनेशन का, और अभी तक जो हमने फीडबैक ली है किसी आदमी को भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे सारे है। वैक्सीनेशन के अमल से गुजरने के लिए। अच्छा तो इसके मुताबिक तो हमें अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, वहाँ हाँ। लाइनें तो नहीं लगी हुई। हाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोल के उसके अंदर लोगों को बिठा के एक ऐसे मुल्क में जहाँ रिसोर्सेज पहले ही कम हों, तो आप सारा दिन फारिग तो नहीं बिठा सकते। कल मैंने 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स को जाके देखा था तो कोई इशू नहीं है, लोगों का कोई वहाँ पर ऐसा जम्मे गफीर नहीं अच्छा, है ठीक कि है। वहाँ पर कोई मसला हो। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, ये हमारा इशू नहीं है। ठीक है। हमें जिस दिन महसूस हुआ कि इन सेंटर्स पे रश ज़्यादा है, हाँ। आपके पास अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वैक्सीनेशन ड्राइव को मोमेंटम देना तो बड़ा मसला नहीं है। और आपके पास स्टाफ भी वाफिर मौजूद है क्योंकि आपका पोलियो प्रोग्राम है, आपका मीजल्स प्रोग्राम है, आपका डेंगू प्रोग्राम Exactly, है। हाँ। तो इनमें तो हमें ये इशू नहीं है, ठीक है। ये हम कभी भी बढ़ा सकते हैं जितने चाहें। ठीक है। और सर क्या लोग आप लोगों को कितना टारगेट मिला है कि इतने अरसे में इतने लोगों को वैक्सीन लगवा देनी है? ये टारगेट इस तरह डिफाइन नहीं होता, ये आप अच्छा। देखें ना, जब उम्र कम की जा रही है हाँ। तो ऑब्वियस बात यह है कि इस वक्त हुकूमत चाह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, और हमारा जो टारगेट होता है वो सप्लाई ऑफ वैक्सीन के मुताबिक होता है। इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है कि हम इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से लोग लगवा रहे हैं, हम उनको अनइंटरप्टेड सर्विस दे सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हमने बात कर ली है लाहौर और कराची और बाकी बड़े बड़े शहरों के हवाले से जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस है वैक्सीन के हवाले से भी और किस तरह लगवानी है उसके हवाले से भी। लेकिन अगर देहातों की बात की जाए जहाँ पर लोगों को नहीं पता, और जैसे मैंने बताया भी है कि कल मैं एक रिसर्च पढ़ भी रही थी, वहाँ पे 68% जो लोग हैं उनको नहीं पता कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है या किस तरह जाके लगवानी है। तो उनके लिहाज से फिर क्या करना है, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें, बात ये होती है कि जब भी आप किसी मसले को टैकल करते हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज लगानी है। जब हमारा जो डेटा है, हमारी ये बीमारी इस वक्त है ही बड़े शहरों का प्रॉब्लम, तो पहली प्रायोरिटी, जैसे आपको याद होगा कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो 65 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए शुरू हुई, बिल्कुल, इसलिए कि हमें माई प्रायोरिटी थी कि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे तो इनको बचाया जाएगा। अब अमेरिका में तो बच्चों को 12 साल तक भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, ठीक है, तो वो भी 12 साल तक बाद में आए हैं ना। हाँ। इसी तरह आपको वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम है कि लाहौर, कराची, बड़े शहर जिनमें हमारा मेजर मसला है कोविड का, वहाँ पर हमने ये शुरू की। और जिस तरह पोलियो पूरे मुल्क में हुई थी, मीजल्स पूरे मुल्क में हुई थी, अब टाइफाइड भी पूरे मुल्क में हो रही है, तो इसके बाद अगली स्टेज पे इनको वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह DHQ हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं। जब आपकी आबादी भी थोड़ी होती है तो आपको वहाँ 20-20 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी नहीं चाहिए होंगे, आपको एक तहसील में शायद एक चाहिए होगा या 2 चाहिए होंगे। ठीक है। तो वो लोग अपने इलाज के लिए जब अस्पताल आते हैं, अब बल्कि मेरी प्रपोजल तो ये है कि अब हमें वैक्सीनेशन टारगेटेड करनी चाहिए, किस आबादी को वैक्सीनेट करना, ठीक है, उसके मुताबिक ड्राइव करनी चाहिए। जैसे पोलियो की ड्राइव होती है कि हम कहते हैं हर घर में 5 साल से छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाएंगे, वो पोलियो ड्रॉप्स देंगे। इसी तरह अब हमें इसके बाद टारगेटेड वैक्सीनेशन पे आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए हम एक वर्किंग पेपर तैयार करके हुकूमत को दे रहे हैं कि बड़ी सिंपल सी बात है, लोग ट्रैवल तो करते हैं ना, अगर हम बसों के अड्डों पे वैक्सीनेशन सेंटर लगा दें, बिल्कुल, नादरा का रिकॉर्ड तो है, हाँ, जिसने बस पे सवार होना है उसका CNIC डालें, अगर नहीं वैक्सीनेटेड तो वैक्सीन लगा दें। वैक्सीन लगवा के सफर करें। तो जिस तरह अब दुनिया इस वक्त एक वैक्सीन पासपोर्ट पे आ रही है, बिल्कुल कि आप ऐसे ही अगले साल अगर हज या उम्रे पे जाना चाहते हैं, हाँ। तो जब तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जो एक है ना निज़ाम के लोग, अब आपने देखा कल शायद एक्सपो सेंटर पे थोड़ा सा इशू हुआ था परसों, कि जो लोग सऊदी अरेबिया जा रहे थे, सऊदी अरेबिया खास किस्म की वैक्सीन मांगता है, बिल्कुल, एग्जैक्टली, अब लोग वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट होती है जिसमें थोड़ी लीगल फ्रेमवर्क भी आपको बनाना पड़ता है। अच्छा, तो अब हमें टारगेटेड वैक्सीनेशन पे जाना पड़ेगा एक ड्राइव के बाद। ठीक है, उस टारगेट में वो लोग होंगे जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, वो लोग होंगे जो सड़कों पे जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो नादरा के पास रिकॉर्ड तो अब सारा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनका CNIC डालें, जो नहीं वैक्सीनेटेड उसे बता दें कि तुम बस नहीं चला सकते अगर तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो, हाँ, तुम कैब नहीं चला सकते अगर तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो, तुम ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरसिटी अगर तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है। यही बड़े शहरों में ही दूर देहात से लोग आते हैं जो यहाँ पर इसी आके तरह अब दूसरी काम बात करते है हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को साथ शामिल करें और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की टारगेटेड वैक्सीनेशन शुरू करें, ठीक है, तो हम जो ये हमें लगता है ना कि बहुत कम लोग हो रहे हैं, हाँ, ये वही लोग हैं जिनको नहीं पता कि रजिस्टर होना है, और ये वही लोग हैं जो एट रिस्क भी हैं
और जो इस बीमारी को फैलाने का सबब भी बन है। सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये अगली स्टेज जो होगी, मेरा ज़ाती ख्याल है, कॉमन सेंस यही कहती है कि अब टारगेटेड वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। और सर अभी तक भी इब्तिदा में हमने देखा था कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत थी कि वो इससे तजब्जुब का शिकार थे वैक्सीनेशन का, और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तजब्जुब का शिकार हैं। और अभी 1-2 दिन पहले ये इस तरह के एक और मिथ आई है कि आप 2 साल बाद ये जो वैक्सीनेशन लगवाएंगे 2 साल बाद आप मर जाएंगे, और अभी भी ये चीजें चल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा इस हवाले से, या हो गया है? देखिए, रवैया 2 तरह का है। एक तो जिस घर में से ये वायरस गुजर जाता है उनका रवैया तो उसी दिन बदल जाता है, बिल्कुल, वो सारे तो जब देख लेते हैं। हाँ। दूसरी बात, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रवैया बदल जाता है। तीसरी बात, कुछ लोगों का रवैया नहीं बदलता और ना शायद बदलेगा। ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, और ये खाली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिका का भी। वो जो आप जो नोबेल प्राइज वालों की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। तो दुनिया में जब से वैक्सीन चल रही हैं, ये ना सिर्फ इस वैक्सीन के ऊपर, इवन पोलियो के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि पोलियो तो बिल्कुल ऐसे और ही है। मुसलमानों के ज़हन में एक बड़ी अजीब बात है कि ये मुसलमानों की आबादी कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। सबसे बढ़ती हुई दुनिया में आबादी है ही पाकिस्तानियों की। तो अगर कंट्रोल थोड़ी सी कर लें तो अच्छा ही होगा। लेकिन बात ये है, ये ह्यूमन नेचर है, इंसान के जहन में ख्यालात आते रहते हैं और ये आते रहेंगे। अगर आप कहीं 100% किसी चीज़ पे अमल दरामद हो जाए तो वो तो नहीं होगा। ऐसा ही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको इस लेवल तक ले जाएं कि एक मुआशरे में सेफ्टी का तस्वुर हो, और वो लेवल है तकरीबन 60-65% लोग, ठीक है, अगर वैक्सीनेट हो जाएं। हाँ। और वो भी एक फिर आगे से सबसेट है, एट रिस्क पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर लें तो हम इस बीमारी को इस स्केल पर नहीं देखेंगे और हमारे लिए इसको हैंडल करना आसान होगा। अच्छा। बीमारी तो रहेगी, बिल्कुल ऐसे, लेकिन बात यह है कि हमें तो ये देखना है कि मैनेजेबल हो जाए, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को ओवरबर्डन ना करे, लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, और एक कॉस्ट इसका इलाज जो है वो, मतलब ये बीमारी वैसी बीमारी नहीं है जो आसानी से इलाज हो जाए। अब खुदा न खास्ता अगर कोई आदमी बीमार होता है तो इसकी एक कॉस्ट भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ये है कि जो आपका दवाओं पे खर्चा आता है, जो आपके लैब टेस्ट होते हैं, और वो लाखों में है, और अब हुकूमत बेयर कर रही है, लेकिन खर्च तो हो रहा है। एग्जैक्टली। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है कि ये आपको डिसेबल कर देती है चंद महीने के लिए। तो अब वो आदमी जो 3-4-5 महीने के लिए काम नहीं करता, उसकी कॉस्ट भी तो देखे ना। तो हमें मुआशरे की लेवल पे ये सोचना है कि हमें इसको ऐसे तरीके से हैंडल करना है कि हमारे लिए ये मुआशरे की लेवल पे मैनेजेबल हो जाए। अगर हम 60-65% लोगों को वैक्सीनेट कर लेते हैं, और 60-65% एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो तकरीबन फर्ज करें अगर आपकी एडल्ट पॉपुलेशन 10 करोड़ है, हाँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने 6.5 करोड़ का टारगेट है ना आपका। तो अब आप तकरीबन इस वक्त कोई, मुझे आज के फिगर तो नहीं पता, लेकिन पंजाब में चंद दिन पहले भी हमने कोई 4 मिलियन 4.5 मिलियन लोगों को किया हुआ था। अच्छा, ये एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। एडल्ट्स की, ठीक है। तो अगर हम इसको कोई अपनी एडल्ट पॉपुलेशन पंजाब में लें, तो लेट्स से कि पंजाब में एडल्ट पॉपुलेशन 4 करोड़ों की, ठीक है, तो हमें 1/10 तो हमने वैक्सीनेट कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस हिसाब से 9 गुना लोगों को और वैक्सीनेट कर लें तो हमारी पॉपुलेशन रीजनेबली प्रोटेक्ट हो जाएगी, और हमारे अस्पतालों का ये हाल नहीं होगा, और हम शायद नॉर्मल एक्टिविटी जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं उसको सस्टेन कर सकें। ये नॉर्मल एक्टिविटी अभी हम बड़े ख़तरनाक हालात में शुरू कर रहे हैं, और हमें थियोरेटिकली ये खतरा है कि एक और वेव आ सकती है, और उसके बाद एक और वेव भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर हम तकरीबन समझे इससे 9 गुना लोगों को और पंजाब में वैक्सीनेट कर लें तो हमारा सेफ्टी का मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। और आपको इस वक्त करना यही है, सेफ्टी का मार्जिन बढ़ाना है। आपको पूरे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करना कि ये वैक्सीनेट हो गए और ये नहीं हुए, लेकिन आपने एक सेफ मार्जिन कैलकुलेट करना है कि इतने लोग अगर वैक्सीनेट हो गए तो वील बी सेफ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत से लोग हैं जो HIV के भी शिकार हैं, हेपेटाइटिस के भी शिकार हैं, तो उनके लिए कौन सी जो वैक्सीन है वो मुफीद है जो वो लगवाएं? उनके जो डॉक्टर हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं है, ये बहुत बड़े मसलों के नाम हैं, तो वो उनके डॉक्टर्स को देखना पड़ेगा कि उनके उस वक्त करंट इश्यूज क्या हैं, उनकी लेवल्स क्या हैं, उनके किस किस दवाई पे वो हैं, और उनको बाज़ औक़ात थोड़ी देर के लिए स्टीरॉयड रोकने पड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए किस दवाई का। और फिर जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो खाली हेपेटाइटिस नहीं होता, उनको बहुत सौ को डायबिटीज़ होती है, बहुत सौ को हाइपरटेंशन होती है, बहुत सौ को कुछ और इश्यूज होते हैं। तो ये बेहतर है कि हम इस तरह अक्रॉस द बोर्ड ना कोई भी सजेस्ट करें,
उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और वो उनका अच्छा। सारा ट्रीटमेंट प्लान देख के इंडिविजुअल, मगर जनरली वैक्सीन में को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक तो है। तमाम वैक्सीन सिवाय जिस तरह अब एस्ट्राजेनेका के ऊपर ब्लड Exactly, क्लॉट्स का हाँ। एक इशू है, लेकिन बाकी वैक्सीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और जो WHO ने सेफ्टी की 4 वैक्सीन टॉप पे दी थी वो चारों चाइनीज़ ब्रांड थे। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब आप सेफ्टी देखते हैं तो वो आप मुख्तलिफ आबादी के क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे सेफ वैक्सीन ये मरीज़ लगवाएंगे तो बेहतर रहेंगे, लेकिन मेडिकल एडवाइस के ऊपर कि इन्हें कुछ दवाएं मुनक़ते करनी है कुछ देर के लिए, या जो भी इश्यूज हैं इनको वो देखने हैं, इनको अनसुपरवाइज्ड वैक्सीनेशन हम नहीं करते। मतलब पहले आप अपने जो है कंसल्टेंट Yeah. से कंसल्ट करें और फिर ही आप इस साइट पर जाएं। सर, हमने देखा है कि कराची में कोरोना के जो 5 पेशेंट्स थे उनमें ब्लैक फंगस का भी मसला एक आया है। पंजाब में तो ऐसा कोई मरीज सामने नहीं फिलहाल आया। तो नहीं आए, लेकिन देखिए ब्लैक फंगस का कोरोना से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा, ब्लैक फंगस हमारी एनवायरनमेंट में हर वक्त है। ठीक है। ब्लैक फंगस का तरीका ये है कि जब किसी की इम्यूनिटी लो होती है, जो कि इसमें हो जाती है, प्लस जो दवाएं आप देते हैं, जैसे आप स्टीरॉइड्स देते हैं लंबे अरसे के लिए, तो आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल खत्म, इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा, कि ठीक ये है। फंगस मौजूद तो होता है, लेकिन जो ही उसको अपॉर्चुनिटी या मौका मिलता है किसी अपने कमज़ोर हुए हुए शिकार पे हमला करने का, तो स्टीरॉइड्स पे और ऐसी दवाओं पे इंसान में एक इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है। तो ना सिर्फ ब्लैक फंगस और बहुत से जरासीम इस कमज़ोरी की हालत में हमला कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके सोर्स को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक सोर्स इनका ये है कि जब हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं तो वो पाइपों में वो उनका जो पानी ऑक्सीजन को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक ताकि है। ड्राई ऑक्सीजन तो नहीं देते, हाँ। वेपर ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें मेंटेनेंस करने वाली हैं जिनका हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नलके का पानी नहीं डालना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए और उनकी पीरियोडिकली सफाई होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान किया जा सकता है। ब्लैक फंगस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं से नाजिल हो गई है। ये अच्छा। तो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त है। ठीक है। तो पंजाब में ऐसा कोई मरीज तो नहीं सामने आया? अभी केस तक तो नहीं आया, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि शायद पिंडी में एक आधा कोई सस्पेक्टेड था, लेकिन मुझे नहीं कंफर्म नहीं। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है इसका। तो सर, ये अगर ब्लैक फंगस की वजह जैसे वो कोरोना के मरीज थे उनको हो गया, तो सिचुएशन ज़्यादा वर्स नहीं हो जाएगी? हाँ, बहुत वर्स हो जाती है, और अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनवेरिएबली फेटल होती है, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट ही इसका वाहिद चांस है। सो डॉक्टर्स हैव टू बी विजिलेंट कि उनको जब शक पड़े तो फ़ौरन वो इसकी तशखीस करें और फ़ौरन इसका इलाज कर दें। सर, हमने बहुत सा ये भी देखा है और ख़बरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान में पाक वैक के नाम से हमारी ही वैक्सीनेशन जो है वो उसका आगाज़ किया गया है, बनाई गई है, उसके हवाले से बताइएगा हमें। बुनियादी तौर पे ये बनाई नहीं गई। अच्छा, ये रॉ मटेरियल चाइना से ही आ रहा है। ठीक है। अब फ़र्क ये पड़ा कि जब आप वायल्स की फॉर्म में रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। जब अब आपने याद होगा, आप खबरें पढ़ते थे कि एक जहाज़ गया है 10 लाख वैक्सीन हाँ, लेके आएगा। हाँ, अब उस जहाज़ में प्रोबेबली 10 करोड़ वैक्सीन आ सकेगी। मैं एक मिसाल दे रहा ठीक है। हूँ, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में हो, ठीक है। बड़े बड़े डब्बे होंगे, उनको स्टोर करना आसान है, उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, उनमें से फिर हम छोटे वायल्स बना के और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए आपकी सप्लाई बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ठीक है। बेसिकली ये हमारी कोई रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और मेरे तो ख्याल में, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि हमें वैक्सीन अपनी बनानी खुद चाहिए, बनानी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये एक पहला स्टेप है जो बड़ा अच्छा स्टेप है, ठीक है। और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इससे हमारी वही जो मैं बता रहा था ना आपको, सप्लाई ऑफ वैक्सीन, हाँ, वो सस्टेन हो जाएगी और बेहतर सप्लाई आनी हो जाएगी, और हम इंशाल्लाह इस बीमारी से जल्दी इस तरह हम लोग इससे छुटकारा पा सकेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आपसे भी जनाब यही दरख्वास्त है हमारी, और उम्मीद भी यही है कि कोई भी आप लोगों को वैक्सीन मिले, आप उसको ज़रूर लगवाइए, अपने घर वालों को और ख़ुद को भी वैक्सीनेट ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब तक हम लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम खुद को वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इस बीमारी से जल्दी हम छुटकारा हासिल कर सकें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कुछ एक और खबर, आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने लगा है। दोपहर के औकात में तेज लू चलती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खदशा कई गुना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी हो गया और ख़ास तौर पर अपनी खुराक पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है हमें, ताकि जिस्म में पानी और नमकियात की कमी से बचा जा सके। ऐसे मौसम में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है? गर्मी का मौसम आते ही तरह तरह के फल मार्केटों और बाज़ारों में स्टॉल्स की जीनत बन जाते हैं। आम, आड़ू, तरबूज, फालसे की आजकल बहुतात है। इन फलों का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है और इन फलों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोइना बेग हैं, माहिर ग़िज़ा हैं। मोइना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोइना, हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और शहर में लू भी चलना शुरू हो गई है जिस तरह गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में खुद को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से कैसे बचा सकते हैं? क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें पिएं? ठीक है मुनीबा, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि अब गर्मी पीक पे है। Exactly. और हर किसी को अपने अपने इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउटडोर्स काम कर रहे हैं। हाँ. बच्चे बहुत प्रोन है इस चीज़ के तो इसमें समर में जो 3-4 इश्यूज होते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। एक तो ये कि हीट इंटॉलरेंस, ठीक है, मतलब कि कुछ लोगों को बिल्कुल हीट इंटॉलरेंस हो रही होती है। आप देखें अपने कॉलीग्स में, फ्रेंड्स में, कुछ लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ. तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि ये कॉज कर रही होती है। ठीक है। तो वो हमें डूज एंड डोंट्स में याद रखनी चाहिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं, वो डायोरेसिस कर रही है। अच्छा। तो आप समझ ही रहे हैं कि आप फ्लूइड उतना ले रहे हैं कि जैसे आप कोल्ड कॉफ़ी की फॉर्म में या चाय की फॉर्म में, लेकिन वो आपका वाटर कंटेंट की बजाय क्योंकि उसमें कैफीन है, वो डायोरेसिस कर रही है, यूरिन ज़्यादा कर रही है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो गए। फिर कुछ ऐसे हैं जो किसी ड्रग्स पे हैं, जैसे एम्फेटामीन्स हैं जो एंटी ओबेसिटी, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। उन लोगों को ऐसा होता है कि वो हीट जनरेटिंग मेडिसिन खा रहे हैं, हीट इंटॉलरेंस हुई हुई है। फिर ऐसा है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाइपरथायरॉयड है, मेनोपॉजल वुमेन है, तो उनको ये है कि वो 3 to 4 लीटर वाटर ज़रूर इनटेक करें। ठीक है। उसके अलावा इस तरह की टिप्स हैं कि आप अपना इतना पानी आपने पूरा करना है, लेकिन क्योंकि आप स्वेट कर रहे हैं तो आपके सॉल्ट्स में भी इम्बैलेंस आया हुआ है। तो आप ऐसा करें जैसे लेमन वाटर लें, फ्रूट जूसेस लें, ऐसे जो आपके विटामिन्स मिनरल्स पूरे करें। हाँ। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि ईट योर वाटर। अच्छा। यानी ऐसे फूड्स लें जिनका वाटर कंटेंट ही बहुत ज़्यादा है। वाटरमेलन आप देखें, जिस तरह हमारा बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ। क्या वो खाते हैं, सडन रिफ्रेशमेंट होती है। Exactly. वो ऐसा है कि उसमें तकरीबन 80% वाटर है और एंटीऑक्सीडेंट। फिर हमारे पास कुकम्बर्स और सैलड्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर का बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को भी ये कहते हैं कि अपनी हीट इंटॉलरेंस थोड़ा सा अपना कॉप अप करने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स लें, जैसे अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, वो मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे लें। ठीक है। एक आपने हीट स्ट्रोक की बात की है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर यानी लंबी देर के लिए आप इतना एक्सपोज हो गए हैं कि आपका रेगुलेटिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, अनकॉन्शियस हो गए, डिजीनेस हो गई है, सर दर्द है, थ्रॉबिंग हेडेक है, धड़कन तेज, ये तो आगे जाकर बहुत से लोगों की टेंशन बनने वाली है। हाँ। उससे कॉप अप करने के लिए भी यही है कि क्यों आपकी यानी बॉडी सिस्टम कोलैप्स किया है, क्योंकि आपने वो प्रेपरेशन ही नहीं की हुई। Exactly. आप अपने साथ आपने लंबी देर हीट एक्सपोजर कर लिया, लेकिन आपके पानी बॉडी में Intake कम ही नहीं है। हाँ। पानी इनटेक कम है, आपने अपने साथ पानी नहीं रखा हुआ, आपने पूरा दिन, यानी आपकी बॉडी में वाटर कमी है। आपके फूड्स ऐसे हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि गर्मियों में एक तो वाटर इनटेक अच्छा करें तो बच्चे भी उन चीज़ों से जो वाटर को निकालने में काम कर रही हैं, या ऐसे हाई थर्मिक फूड्स जिन्हें कहते हैं कि हाई मीट और हाई फैटी फूड्स लेने से जो आपको जो हीट जनरेटिंग फूड्स हैं वो बड़ा आपको गर्मी में तंग करते हैं। तो पूरा डे ही आपने इस हिसाब से प्लान करना होता है कि मतलब फिर वही आ जाती है ना कि पानी का इंटेक आपने बहुत अच्छा रखना है ये गर्मियों के सीजन में। और अमूमन हम देखते हैं मोइना के गर्मियाँ जब आती है ना तो भारी भरकम खाना या अच्छे से खाना नहीं खाया जाता। वो ऑलरेडी हम लोग इतना गर्मी से परेशान होते हैं तो खाना भी नहीं खाया जाता। तो ऐसे में सब्जियां या फल किस फॉर्म में हम लोग यूज़ करें कि एक तो हम लोग गर्मी से भी बच जाएं और हमारा जो पेट है वो भी भर जाए? देखिए, सीजनल फ्रूट तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी सीजन में आता है ना उसकी कॉम्पोजिशन ही मतलब अल्लाह मियां ने बनाई है ऐसे कि आप सीजनल फ्रूट लें। अच्छा। जैसे वाटरमेलन है तो वो आजकल आइडियल है। ठीक है। फिर फालसा हो गया, प्लम, पीचेस, इन सबको जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं और फ्रेश मतलब जैसे आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं।
वेजिटेबल्स का मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा देर वाटर में रहें, तो क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट कर जाते हैं। अच्छा, तो आप उनके लिए इस तरह के, जिस तरह आप सारी सॉटेड, बिल्कुल हल्के से ऑयल में सॉटेड वेजिटेबल्स ले लें, तो वही होता है कि वो बड़ी सही फॉर्म में आप ले, तो बहुत ज़्यादा ऑयल में भी बनाएं तो आप देखिए वो उतनी अपीलिंग हाँ, रहती नहीं है कि हाँ, गर्मियों में वो खाने का भी बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। होता। तो बस ये है कि जितनी रॉ फॉर्म में ले सकें उतनी लें, और दोनों चीज़ें, ताकि आपको फाइबर भी साथ साथ मिले, उनका फ्लूइड कंटेंट, कोई विटामिन मिनरल्स भी लूज ना हो, ताकि जब आप ये सारी कॉपिंग अप कर रहे हैं समर की, साथ ही साथ अपनी स्किन एग्जैक्टली आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपकी स्किन भी अच्छी रहे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है गर्मियाँ जब आती हैं। तो गर्मियाँ जब आती हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा रेडियो पर मूली, गाजर और जो कुकम्बर है वो लग जाती हैं, लोग उनको बेचना शुरू कर देते हैं। क्या ये चीज़ें खाना हमारे लिए सूटमंद है? चीज़ें तो अच्छी हैं, हाँ। लेकिन अब ये है कि आपका हाइजीन फैक्टर आ हाँ। जाता है थोड़ा बहुत, या फिर हमें ये नहीं पता होता कि कितनी फ्रेश है। तो लेकिन आप वाई नॉट, अगर आपने बाहर से चूज़ करना है तो आप वो समोसे और उसकी बजाय अगर वेजिटेबल्स चूज़ हाँ। करते हैं तो वो कुछ तो आप बेटर चूज़ कर रहे हैं हाँ। ना अपने बाहर के खाने में भी। ठीक है। तो ये है कि उस बेटर चूज़ करें। ऐसी सारी चीज़ें आप, जैसे आप बाहर फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, आउटडोर जॉब्स हैं, अब आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप कोई ड्रिंक ऐसा लें, अपने पास रखें, वाटर बॉटल रखें, डिटॉक्स बॉटल रखें, ठीक है। ताकि आपके सॉल्ट्स और वाटर की इंटेक पूरी होती रहे। या फिर ये कि आप फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक करें एज स्नैक्स, तो आप कॉप अप कर सकते हैं। मतलब आप एक अच्छा सा फ्रूट जो है बाउल वो खा लें, हाँ। या फिर वेजिटेबल्स ले लें, सैलेड बनाकर हाँ, खा लें, या दोनों को मिक्स करके भी खा दोनों सकते मिक्स हैं। करके खाएं, हाँ, बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको सारी चीजें एक ही हाँ। साथ मिल जाएं, हम आपको अक्सर अलग अलग वो, ना खानी पड़े। अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि रेनबो सैलड लें, कि आप अच्छा। उसमें तीनों चीज़ें लें, वेजिटेबल्स लें, वेजिटेबल प्रोटीन लें जैसे बीन्स या चिक पीस हो गए, ठीक और है। साथ फ्रूट भी लें, तो आपको इतना वो अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है फाइटो केमिकल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, फाइबर्स का, कि वो बहुत ही अच्छा। गुड टू गो है। जैसे समर में लंच करने के लिए हाँ। आपका बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप रेनबो सैलड ले लें। तो इस रेनबो सैलेड में क्या क्या आप आप सजेस्ट फ्रूट्स करते हैं लें, होनी चाहिए? वेजिटेबल्स लें, जो भी आपको लगता है कि टेस्ट कंबाइन कर रहा है आपका। जैसे आप कुकम्बर्स को कैरेट्स के साथ पीचेस, एप्पल्स ऐड कर लेते हैं, अच्छा। समटाइम्स लोग चने या लोबिया ऐड कर लेते हैं कि वो चाट टाइप बन जाती है, ठीक है। तो वो फ्लेवरफुल इतना होता है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें सारे जो फूड ग्रुप्स हैं उनसे चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत से लोग हैं इन्हीं के ऊपर भी वो बहुत से मसाले भी डाल के या चीनी डालकर भी खाते हैं, तो क्या उसकी हिफाजत कम हो जाती है? ये डाल इतना चलता है? ये है कि अगर आप इतनी हेल्दी चीज़ चूज़ हाँ। कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे वो जो 1 टीस्पून ऑफ वाइट शुगर लेके आपने अपना बैलेंस खराब करना है वो ना लें, लेकिन वो शुगर उसका फ़ायदा ख़राब नहीं करती। अच्छा। हाँ, बस ये है कि आपका वो जो बेचारा इतना फाइबर रिच और कम कैलोरीज वाला बाउल है, उसकी मुफ्त में 1 चम्मच चीनी से कैलोरीज भी बढ़ गई, हाँ। और आपने एक यानी अनहेल्दी चीज़ भी इंजेस्ट कर ली, तो आप क्यों ना फ्रूट शुगर यूज़ करें, तो वेजिटेबल्स भी अपीलिंग लगने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे मैं कह भी रही थी कि खाना खाने का दिल नहीं करता है, एक लंच करना ना अजाब बना होता है दिन में, तो क्या हम एक हल्का सा सैंडविच, और वो किस तरह का सैंडविच होना चाहिए तो आप बताएंगे, या कोई एक एप्पल इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव है अगर हम खा लें तो? सैंडविचेस में हमारे पास सैलड्स में इस तरह की ऑप्शंस होती हैं कि आपने जिस तरह हेल्दियर फॉर्म में सब ब्राउन ब्रेड या कोई भी ऐसी चीज़ चूज़ की, कोई लाइटर चीज़ चूज़ की, और उसमें आपने बिल्कुल फ्रेश सैलेड लगा दिया, लेटस हो गया, ठीक है। जो भी टमेटोज हो गए, कुकम्बर्स हो गए, आप देखिए इस तरह अवेलेबल भी हैं बहुत सारी हाँ। चेन्स पे और तो साथ आप उसमें जो भी चिकन ऐड करते हैं या एग ऐड करते हैं, वो ये है कि वो ओवरऑल एक ऐसी लाइटर चीज़ बन जाती है जो बहुत फैटी भी नहीं होती, तो फ़ायदा हो जाता है। साथ आप सैलेड लेते हैं तो उसको आप टेम्परेचर ऐसे पे लें जो कि अच्छा है, और हाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स अंदर डालें, जैसे हमने कुकम्बर ऐड करें, टोमेटोज ऐड करें, उनमें वाटर कंटेंट होता है, अच्छा, तो आपका ये होता है कि आपका साथ ही साथ वाटर कंटेंट भी अच्छा हो रहा होता है, और आप एक हेल्दियर चीज़ भी हेल्दियर चीज़ भी खा रहे होते हैं। और मोइना, गर्मियों में दही का इस्तेमाल करना नाश्ते में, ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा है। अच्छा। हम इस तरह भी कहते हैं कि आप अपने स्नैक्स जो आपने फिट इन करने हैं ना सारे दिन में, इस तरह आप बहुत लंबी देर कुछ नहीं खाते तो वो तो एक अनहेल्दी चीज़ है, तो आप इस तरह की चीज़ें ऐड करें, योगर्ट लें, योगर्ट में फ्रूट ऐड करें, तो बच्चों को उस तरह कहते हैं कि योगर्ट एंड फ्रूट की स्मूदी बना लें, बन गई है, तो वो हाँ। आपकी आइसक्रीम रिप्लेस कर देती है, और इतनी लो कैलोरी, बच्चों में जब वेट रिडक्शन कराते हैं तो इस तरह के आइडियाज़ हम उन्हें दे रहे हैं। अच्छा। फिर ये है कि चिया सीड, चिया पुडिंग एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो इतना फाइबर कूलिंग इफेक्ट भी आता है, और उसमें आपकी डेयरी का इंटेक भी चला जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। योगर्ट में आप ग्रेनोला ऐड करते हैं, योगर्ट में फ्रूट ऐड करें, योगर्ट में मिंट ऐड कर लें खानों के साथ, तो ठीक है। मल्टीपल तरीके से योगर्ट हमारे लिए यूज़फुल हो रहा होता है गर्मियों में। ठीक है। और गर्मियों में लस्सी और जो जूसेस हैं
को कितनी मिकदार में लेना चाहिए और किस वक्त, टाइमिंग क्या होनी चाहिए इनकी? बस ऐसा है कि टाइमिंग आप किसी भी टाइम फ्रूट का इंटेक तो किसी भी टाइम करें, बिफोर मील करें, वो एपेटाइजर के तौर पे काम करेगा। ठीक है। फ्रूट जूस आप अपनी जो अनहेल्दी बेवरेजेस हैं उनको निकालें, हेल्दी फ्रूट जूस लें। आप लस्सी का इस्तेमाल ये है कि आपको अपने मील में जिस तरह नाश्ते में ले सकते हैं, रात के खाने में ले सकते हैं, वो अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका नुकसान नहीं होगा। आप थोड़ा सा इनकी जितनी लाइटर हैं उनकी डाइजेशन उतनी अच्छी है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने बहुत हाई फैटी मील लिया है तो आपने फ़ौरन बेड पे नहीं जाना, आपको एसिडिटी करेगी। लेकिन आप देखें कि जो नेचुरल अनप्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो आपके स्टमक को ख़राब नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आप सुबह उठ के ले रहे हैं तो भी आपके प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। रात को ले रहे हैं तो ये है कि वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे कि आप लाइट सा सोएंगे तो सुबह उठ के आपको स्टमक इश्यूज नहीं हो रहे। तो मोइना, लस्सी की बात करें, लस्सी कौन सी अच्छी है, मीठी या नमकीन? अब ये है कि इतना लोगों का टेस्ट डेवलप होता है कि आप वो कहते हैं कि ठीक है हम हेल्दी चूज करें, इसमें भी हम कैटेगराइज करें। कुछ लोग अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा। तो फिर भी उसमें ये है कि उसका कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो आपने सॉल्ट ऐड करना है या आपने मीठी लस्सी पीनी है, थोड़ी सी इत्तेदाल में लें, थोड़ा सा इतना ना करें कि टू मच। ठीक है। कि अब देखिए ना, अगर आपने टू मच सॉल्टी चीज़ ले ली है तो आपका वो बैलेंस तो फिर से गड़बड़ हो गया ना, जो आपने स्वेटिंग से बचने के लिए और सारा किया। तो आप बड़ा नॉर्मल सी अमाउंट में थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी शुगर के साथ अपनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी ये सारी चीज़ें आपके लिए। और गर्मियों में मोइना, आपको पता है कि हमारी नमकियात बहुत जल्दी कम हो रही होती हैं, तो इस तरह हम क्या चीज़ें लें जिसकी वजह से वो मेंटेन हो सके? अभी में एक बड़ी है कि आप हीट क्रैम्प से एक बड़े कॉमन आपको नजर आते हैं। अच्छा। कि आप स्ट्रेनस एक्टिविटी धूप में या गर्मी में करते हैं ना, तो आपका मसल का मॉइस्चर इतना कम हो जाता है कि क्रैम्प्स पड़ गए, पेट में, टांग में, बाजू में, कहीं भी पड़ सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका सॉल्ट भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वो पेनफुल भी है। फिर जैसे हमने बात की हीट इंटॉलरेंस है, हीट एग्जॉस्शन है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर जैसे भी निकल रहा है तो चक्कर आ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, इस तरह की चीज़ें। बस इन सबको कॉप अप करने का तरीका ये है कि आप अपने डे में इस तरह से ट्राई करें कि एक तो फ्लूइड लेते रहें। ठीक है। अपने पास, जो जॉब होल्डर्स हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने पास बॉटल रखें। और इसका बड़ा अच्छा तरीका है कि आप उसमें हेल्दियर चीज़ें, मिंट, लेमन, कुकम्बर, डिटॉक्स बॉटल्स आती हैं, उनमें ले लें। आपको साथ ही आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी, जो टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं स्वेटिंग के बाद और इस तरह की चीज़ें हो रही होती, तो वो नेचुरल वे में जब आप डिटॉक्स ले रहे थे, बहुत सारे लोगों को वाटर वैसे लेने में मसला होता है कि हमें नहीं इतना पिया जा रहा होता, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर लें ना, जैसे फ्रूट या वेजिटेबल का डिटॉक्स बना लें, तो वो एक पी भी रहे होते हैं, आपको क्रेविंग भी नहीं हो रही होती कोई अनहेल्दी चीज़ खाने की, और वो पूरा दिन आपका वाटर इनटेक इस तरह से मेंटेन रहता है। आप कॉप अप कर सकते हैं वेदर की सारी कंडीशन। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिन्होंने सिर्फ वेट लूज करना है वही डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, ऐसा है? हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हेल्दियर चीज़ है। अच्छा। उसका ये है कि एक तो आपका पानी का इंटेक पूरा करती है। पानी तो हमें इन एनी केस चाहिए, वजन चाहिए, या हमने पूरा दिन गुजारना है, हमें चाहिए। फिर ये है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरे होते हैं। मिंट का कूलिंग इफेक्ट है, कुकम्बर है, लेमन है, विटामिन सी मिल रहा है, तो एक इतना अच्छा वो बैलेंस बना होता है। और कुछ लोगों को तभी हम डिटॉक्स कहते हैं जिनका वाटर इंटेक वैसे कम होता है, तो कोई ना कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं। फिर ये है कि इसमें बहुत अच्छी सॉर्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स आपको मिल रहे हैं ना। ठीक है। और वो उसी वाटर में एडेड है। ये फ्रूट जूस तो आपने एक दफ़ा बनाया, पी लिया, आपको एक बड़ी बायोफ्लेविनॉइड, सब मज़े की कॉम्पोजिशन मिल गई, लेकिन ये एक ऐसा ईजियर वे है जो आप 24 आवर्स चला सकते हैं इसमें रीफिलिंग ऑफ वाटर करके। 24 आवर्स बाद आपने चेंज कर लिया और उसको रेफ्रिजरेट कर। बिल्कुल ऐसे ही है। और गर्मियों में बहुत सारे फल भी आते हैं मोइना, तो हमें कौन सी तरजीही बुनियादों पर कौन से फलों का जूस पीना चाहिए? जूस किनका पीना चाहिए, ये है कि सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि सबसे रॉ फॉर्म में फ्रूट लें। अच्छा। और अगर जूस भी बनाया ना तो उसको इतना स्ट्रेन ना करें कि आपके फाइबर ज़रूर चला जाए, कि मतलब हम फ़ायदा उसकी कॉम्पोजिशन का ज़रूर लें जो सीजनल फ्रूट है उसकी। जैसे लोग तो वाटरमेलन का जूस भी प्रेफर करते हैं, लेकिन उसको इतना स्ट्रेन कर लेते हैं कि उसके जो बड़े अच्छे फाइबर्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो रह रही होती हैं। ठीक है। तो ये है कि आप किसी भी फ्रूट को इस फॉर्म में ले सकते हैं कि उसको जूस बना लें, लेकिन जिस तरह पीच का जूस है जिसमें आप ये है कि मिंट या लेमन जिसके साथ और फ्लेवर्स भी कंबाइन करके बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी कॉम्पोजिशन इन्हांस हो जाती है। जैसे आपने विटामिन सी लिया है, उसमें और आपने मिंट भी ऐड, तो आपका बड़ा एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। उनको ज़रूर जूसेस की फॉर्म में प्रेफर करें। प्लम है, जब एपेटाइट रिड्यूस हुई होती है बच्चों में या इस तरह,
तो हम प्लम जूस भी कहते हैं कि उससे आपकी एपिटाइट बड़ी अच्छी हो रही होती है। तो अच्छा। प्लम में ये है कि उसमें फ्लेवर को ऐड करना चाहें तो लोग उसमें भी कर रहे होते हैं, मिंट ऐड कर रहे होते हैं, इमली ऐड कर रहे होते हैं। तो वो एक वेरिएशन के लिए ये है कि जूसेस बहुत अच्छी चीज़ है। तो दिन में कितना मतलब इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, 1 गिलास 2 गिलास कितना पीना देखिए चाहिए? आपने अपना दिन में वाटर इनटेक जो रिक्वायर्ड है ना वो हाँ। पूरा करना है। हाँ तो ये है कि आप जैसे आपको कहा है कि 2.5 लीटर पिए अपनी हाइट वेट एज के मुताबिक, ठीक है। तो आप उसको ऐसा करते हैं कि 8 to 10 ग्लास में सादा पानी के ले सकते हो, इससे ज़्यादा जो है नहीं ले पाती। तो फिर ये है कि आप अपना जैसे मिल्क इनटेक करें वो आपको फ्लूइड देगा, आप फ्रूट जूसेस लें, फ्लूइड अच्छा हो गया आपका। तो यूँ करते करते आप अपने उन ग्लासेस पे पहुंच जाते हैं जो 12 होते हैं। बाकी सेफर है। बाकी ठीक है, आप अपनी मर्जी से पी सकते हैं जितना आपसे पिया जाता है। और मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ा हैं। मोइना बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें वक्त दिया। और जनाब आपसे भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये जो गर्मियाँ आ रही हैं और आगे और ज़्यादा इनमें इजाफा होने वाला है, तो अपना जो पानी का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा रखें ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं और इससे भी और ज़्यादा बीमारियाँ, जिस तरह मोइना ने बताया कि वो आप हो सकती हैं, आपको लाहक भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी या जितने भी मशरूबात है उनका इंटेक रखें। मुझे यहाँ पर लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं इंसानी रिश्तों के हवाले से। तो मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो मिलकर इस गाड़ी को एक हमवार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कू न कू समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और मौजूदा दौर में कोरोना वायरस की वजह से हमारे समाजी, मुआशरती और मुआशी सूरत हाल में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है और रही सही कसर महंगाई और बेरोजगारी ने निकाल दी है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घर में होने वाली नाचाकियों, तलकलामियों की वजह से सिविल कोर्ट्स में तलाक के दावे करने की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। सिविल कोर्ट्स मार्किंग ब्रांच में रोजाना 5 से 10 केस तलाक के दायर हो रहे हैं। इन दावों में से बेशतर केसेस में खवातीन की जानिब से खावन पर घर का खर्चा मांगने पर तशद्दुद करने का इल्जाम आयद किया जाता है और पाकिस्तान में तलाक की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। और ये क्यों इसमें इजाफा होता जा रहा है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रबिया बाजवा हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की माहिर कानून और समाजी कारकुन भी है। रबिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। रबिया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तलाक के केसेस हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमूमन आपके पास जो केसेस आते हैं तो वो क्या रीजनिंग होती है उनकी, वो मियाँ बीवी क्यों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, क्यों तलाक का केस जो है वो फाइल करते हैं? देखिए, तलाक तो मर्द देते हैं, तो ये ख़वातीन जो लेती हैं वो खुला के केसेस होते हैं और अदालतों से रुजू करना पड़ता है ख़वातीन को इस तरह के, जब टर्मिनेट करती हैं अपनी मैरिज को। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती में, किसी डाटा के ऊपर रिलाई नहीं कर रही, तो उसमें सबसे बुनियादी जो वजह है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो रवैये हैं, नामुनासिब रवैये हैं वो और तशद्दुद है। अच्छा। और वो तशद्दुद क्यों होता है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी जो वजह है उसकी, तशद्दुद की जो बुनियादी वजह है वो जो एक मतलब डिस्पैरिटी है दोनों रिलेशनशिप के दरमियान और एक डोमिनेंस है एक मर्द की, वो एक बुनियादी वजह है कि वो हर तरह से ख़वातीन को खामोश भी रखना चाहती हैं। वो उनका जो बुनियादी उनको हुकूक कानून भी देता है जिसमें उनके खर्चे का हक, जैसे भी आप कह रही थी कि वो खर्चा नहीं उठाते और माशी मसाइल हैं। तो मैंने देखे ख़वातीन तो बड़ी आखिरी हद तक बर्दाश्त करती हैं और हर तरह से वो गुजारा करती हैं, खास तौर पे हमारे जो समाज की खातून है। लेकिन जब फिर वो एक हदूद क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद ही वो अदालतों से रजू करती हैं। अच्छा, तो इस वजह से भी ये तलाक के केसेस जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। कोई एक सिंगल आउट तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन एक बुनियादी जो वजह है वो एक अदम बर्दाश्त है और वो भी ज्यादा मर्द की तरफ से है। उसके बाद एक नामुनासिब रवैये है और उसकी वजह ये कि मर्द अपनी बर्तरी साबित करता है। अच्छा। फिर तीसरा जो है वो इकोनॉमिक जो मसाइल है, हाँ जी, वो भी बिल्कुल है। और वो मैंने अब एक और नई चीज़ देखी है कि पहले तो ये होता था कि जब एक नई शादी हुई और उसके बाद जल्दी तलाक हो जाती थी, अब तो ऐसे ऐसे मतलब केसेस सामने आ रहे हैं कि बहुत अरसा गुजारा करने के
बाद जो है ख़वातीन वो अदालतों से रुजू करती हैं। अच्छा, और हमने देखा है कि ये जो कोरोना का पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा तलाक के केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या घर में जो बहुत से लोग अब रहना शुरू कर दिया था क्योंकि घर वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो इस वजह से भी अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो रही थी? देखिए, ये मैंने कहीं हमने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा है कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मसला सामने आया है, और उसकी मैं तो समझती हूँ कि बुनियादी वजह यही है कि एक कुछ तो हमारे समाज में एक बेजोड़ शादियों का भी बड़ा, आपको पता है कि जब फैमिलीज भी करती हैं और इवन जब कोई खुद भी मर्जी से करते हैं तो जज्बात में आके करते हैं, और वो शायद इन डेप्थ नहीं देखते कि ये रिलेशनशिप किस तरह चलेगा। अच्छा। तो वो जब आपस में कन्फ्रंट होते हैं, टाइम मिलता है, ज़्यादा एक दूसरे से बात करते थे, सारा दिन सामने रहते थे, तो शायद वो जो तनाज़ात थे वो बढ़ते गए। और दूसरी अहम वजह एक और भी थी, कोरोना में आपने देखा कि मौशी मसाइल बहुत बढ़ गए थे, लोगों की ज़रूरियात हैं, फैमिलीज़ हैं, तो शायद उस वजह से आपस में जो तनाज़ात थे उन्होंने जन्म लिया, और उस वजह से ये जो एक रुझान है वो हमें सामने आया है कि तलाक़ें ज़्यादा रेशो बढ़ गई, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ये हर जगह हुई है। और दूसरा, वक्त के साथ साथ जैसे आपने खुला की भी बात की है कि खुला के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर अब की बात की जाए माजी के मुकाबले में अब क्यों केसेस बढ़ते जा रहे हैं? तब भी ये मसाइल थे? जी बिल्कुल, पहले तो ये था कि मर्द जो था वो खुद तलाक देता था जब दिल किया, आपको पता है कि वो अपनी मर्जी से इस हक को इस्तेमाल करते थे, और बल्कि ख़वातीन बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जो गुजारा इस बात पे सिर्फ करती हैं कि कहीं उनको तलाक न दे दें, मतलब हर तरह की मसाइल को वो बर्दाश्त करती हैं, हर तरह के रवैयों को बर्दाश्त करती हैं, इसलिए कि कहीं मर्द कहता है अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें 3 लफ्ज़ एक निकाल दूंगा। अच्छा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ख़वातीन, मैंने आपको बताया कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि ये नहीं कि नई शादियां टूट रही हैं, अच्छा। बहुत देर से ख़वातीन मतलब जो 20-30 साल की जो शादियां हैं। रिसेंटली हमने मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनकी बहुत पुरानी शादी थी, मतलब तकरीबन 27-28 साल की, तो उन्होंने अदालत से रुजू किया। तो बात यह है कि उसकी एक वजह यह भी है कि पहले अब देखिए मीडिया है, लोगों की इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है, तो ख़वातीन को ये पता चल चुका है कि कुछ कवानीन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो अदालत से रुजू कर सकती हैं अगर उन्होंने तलाक लेनी है या अपनी शादी को ख़त्म करना है। तो ये एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है मेरे ख्याल में इसने भी कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है आबादी का बढ़ना। अब आप ये देखें कि पिछले 20 साल पहले से लेकर अब तक आबादी में कितनी आबादी बढ़ चुकी है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक फैक्टर है कि जो आपको नजर आता है कि तलाक के केसेस, वैसे भी लिटिगेशन बढ़ी है। अच्छा, तो अमूमन जो तलाक के केसेस फाइल होते हैं उनका फैसला करते हुए या उनका फैसला आते हुए कितना अरसा दरकार होता है, कब तक आ जाता है, और क्या अदालत उससे पहले, फैसले से पहले दोनों मियाँ बीवी में सुलह करवाती है? जी बिल्कुल, ये तलाक का एक पूरा प्रोसीजर हमारे कानून में दिया गया है। ये 1961 का 1961 का कानून है, और दूसरा इसके मुख्तलिफ 2-3 लॉज हैं जिसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है 1939, उसमें कुछ वजूहात दी हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर ख़वातीन अदालत में जा सकती हैं खुला के लिए या अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए। और उसमें एक तशद्दुद भी बड़ी अहम वजह है, मर्द अगर 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा, मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि ये आपका जो औरत होती है उसका एक समाजी हक भी है, कानूनी हक, बुनियादी हक अलावा, है, exactly। हाँ जी, बुनियादी, उसके अलावा इसका इस्लामी हक भी है, मतलब आपको शरीयत उसके पाबंद करती है मर्द को कि वो कफालत करे अपनी फैमिली की। इसी तरह अगर कोई सजा होगी है किसी को 7 साल या उससे ज़ायद, तो वो भी, अगर कोई शख्स लापता है तो ये भी ग्राउंड्स हैं। तशद्दुद, गाली गलोच करना, और अगर इस बुनियाद पर एक खातून अदालत में ये बयान देती है कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, मेरे दिल में इतनी नफरत हो चुकी है, तो वो अदालत जो है खुला की डिग्री जारी करेगी। पाबंद है अदालत, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। तो बात यह है कि जो कानून है वो मौजूद है, और कानून के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि 6 माह के अंदर अदालतें इनका फैसला करें। अच्छा। अगरचा इसमें देर हो जाती है, लेकिन जो तलाक के केसेस हैं उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, बल्कि 2-3 माह के अंदर भी इनका फैसला हो जाता है। और रबी, हमने देखा है कि जब निकाह हो रहा होता है तो जो निकाह का फॉर्म होता है उसके ऊपर से जो तलाक का हक होता है जो औरत को हासिल होता है उसको काट दिया जाता है बगैर पूछे ही। तो क्या अगर उसको ना काटा जाए और वो हक औरत के पास ही रहे तो इन चीज़ों से निमटने के लिए या उसको एक हक मिल जाता है तो वो बचत नहीं हो जाएगी इन सारी चीज़ों से? देखिए, ये तो मैं मतलब अगर आप बात करें कि कवानीन किस तरह के हैं, तो तलाक मुख्तलिफ तरीकों से दी जा सकती है। मतलब एक मर्द देता है तलाक, वो तो जब मर्जी अनाउंस कर सकता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। उसका एक प्रोसीजर ऑल्दो के एक ले डाउन कर दिए कानून में कि पहले एक नोटिस देगा, 3 माह के बाद वो इफेक्टिव होगी,
और उसके बाद वो यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट 3 माह बाद जारी होता ठीक है। तो वो एक प्रोसीजर है, उसमें रेगुलेट किया गया हक मर्द का अपनी जगह पे मौजूद है। इसके साथ साथ एक डाइवोर्स वो होती है जिसको मुबारात या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कहते हैं, कि अगर कपल ये समझता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो वो आपस में फैसला करके उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं थ्रू अनदर एग्रीमेंट या तलाकनामा जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से वो लिख सकते हैं। तो वो उसके बाद ये रिवोक भी नहीं होती, रिवोकेबल डाइवोर्स होती है। इसी तरह जो खवातीन हैं उनके पास एक हक होता है निकाहनामे का, और बल्कि इस प्रोग्राम के तवसुत से हम ये मतलब एजुकेट करना चाहेंगे फैमिलीज को भी और खवातीन को भी कि जब निकाहनामा भरते हैं, निकाह फॉर्म भरते हैं, तो उसके तमाम क्लॉजेस को वो उनको भरना चाहिए। उसके अंदर और भी बड़ी हैं, अगर वो इस वक्त टाइम नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन उसमें हक मेहर, तलाक का हक, नान नुफ का भी इवन उसके अंदर मेंशन किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो तलाक का हक है 18 कॉलम होता है, कॉलम नंबर 18 उसके अंदर ये लिखा होता है कि जैसे मर्द के पास हक है, खातून भी उसी तरह नोटिस देकर मर्द अपना हक डेलीगेट करता है, अपनी वाइफ को तफवीज करता है। ये कोई ऐसा हक नहीं है कि जो खवातीन ऐसे ले रही हैं, ये आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं, बाहमी रजामंदी के साथ मर्द औरत को, अपनी बीवी को ये हक देता है कि अगर कभी ऐसा मौका आता है तो बजाय वो अदालत में रुजू करने के वो खुद से नोटिस जारी कर सकती है। और ये बड़ा एक, मैं समझती हूँ बड़ा एक कीमती हक है और इसको बिल्कुल तहरीर होना चाहिए, बल्कि जो निकाहनामा होता है उसके तमाम कॉलम्स को भरना चाहिए। अच्छा, एक और रुझान मैंने ये देखा है कि होता रहा और मैंने ज़ाती भी तजर्बा है कि इसमें एक डाइवोर्स का हक दिया, तो दोनों पार्टीज ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, लेकिन बाद में जब निकाहनामा और सारे रजिस्ट्रेशन के बाद वो वापस आया तो वो देखा कि जो मौलवी था उसने उसके ऊपर फ्लूट लगा के उस हक को खत्म किया है। एक जुर्म है, ये एक जुर्म है, ठीक है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आप देखें कि एक मनफी रवैये है हमारे समाज के अंदर कि जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये रवायात हैं जिनको अब खत्म होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि हक जरूर लिखना चाहिए, और अगर कभी ऐसा मौका आता है तो बजाय अदालत में जाए खातून और उसमें पिटीशन दायर करे, तो वो इसी तरह सिंपली एक नोटिस सर्व करके, जैसे बाकी प्रोसीजर मर्द के लिए औरत के लिए भी इसी तरह का प्रोसीजर है। और जिस तरह तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, और आपने भी बताया, कहा जाता है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लव मैरिजेज हैं वही ज़्यादा देर तक नहीं चलती और उनमें ही ज़्यादा तलाक़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है अंडरस्टैंडिंग फिर कब होनी चाहिए, किस तरह डेवलप होनी चाहिए? देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि पसंद की शादियाँ, मतलब मेरे पास जितने केसेस आज तक आए हैं, मतलब मैक्सिमम मैं समझती हूँ कि मतलब 60% 65% केसेस वो थे कि जो अरेंज मैरिजेस थी। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी अहम है कि मैंने ये भी, मेरा ज़ाती तजर्बा है, कोई डाटा नहीं है मेरे पास कि मैं किसी के ऊपर रिलाय करूंगी, कि ऐसी खवातीन आती हैं जो घरेलू होती हैं। मतलब जो वर्किंग खवातीन है उनमें भी मेरे नज़दीक, मेरे मुताबिक वो रुझान जो है वो काफ़ी कम है, और ज्यादातर खवातीन वो होती हैं जो घरों में होती हैं। ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? इसकी वजह बुनियादी तौर पे बेजोड़ शादी है, और ये मैंने देखा है कि हमारे पढ़े लिखे जो सोसाइटी, जो फैमिलीज है, उनके अंदर भी ये होता है कि वो ये नहीं देखते कि जब हम शादी करें ज्यादा उनकी कंसिडरेशन क्या होती है कि जी इकोनॉमिक फैक्टर उसको देखते हैं कि भाई मर्द बड़ा कमाता है या खातून जो है किसी बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, या उसकी वो अच्छा खुद कमाती है। वो ये नहीं देखते कि वो क्या वो आपस में कपल गुजारा कर सकता है, क्या उनके बैकग्राउंड में कंपैटिबिलिटी है, क्या उनकी सोच के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है कि जब बेजोड़ शादियां होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से कल को वो जाहिर गुजारा नहीं कर सकते और तलाक हो जाती और उसमें जरूरी नहीं है कि किसी मर्द का कसूर हो, उसमें खवातीन के लिए भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको ये महसूस होता है कि हमारे लिए माहौल इस तरह का है कि हम गुजारा नहीं कर सकते। और बहुत से क्या ऐसे भी रबिया केसेस आते हैं जिसमें घर वालों की इंटरफेरेंस की वजह से भी तलाकें होती हैं? देखिए, ये जो पहले मैंने आपसे बात की थी कि खवातीन आ रही हैं और बड़े अरसे बाद आ रही हैं, उसमें एक बड़ी अहम वजह ये भी है कि जो घर के बाकी फैमिलीज है उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और ये आप देखिए ज्यादा लड़के वालों की तरफ से होती है, लड़की वालों की? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि लड़के वालों की तरफ से तो बहुत ही ज्यादा होती है, और खासतौर पे जॉइंट फैमिलीज। और हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि जॉइंट फैमिलीज के अंदर भी सिस्टम वो मौजूद है अपनी जगह पर। तो जहाँ पर उसकी पॉजिटिविटीज है वहाँ पे उसमें ये नेगेटिविटी है कि इंटरफेरेंस बहुत है, और वो जो पर्सनल लिबर्टीज हैं कपल की वो उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई दफा ये होता है कि लड़का बड़ा एहतराम करता है अपनी बीवी का, वो आपस में इकट्ठे रहना चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि फैमिली किस तरह की अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है कि जिसकी वजह से फिर दूसरी बात ये मैंने देखी है कि कई बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज हैं, उनमें इकोनॉमिक इश्यूज भी नहीं है, तब भी वो समझते हैं कि हमें लड़का जो है वो अपनी बीवी के साथ क्यों, उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो वो जरूर घर में कंट्रीब्यूट करे। मतलब ये थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मतलब तो हमारा मुआशरा जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अभी आपने पहले बात की थी कि जब तलाक के लिए कपल्स आते हैं अदालतों के अंदर,
तो ये कानून में एक प्रोविजन मौजूद है ठीक है। कि जिसमें रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं। अच्छा। कि जो जजेस हैं उनके लिए लाजिम है कि वो दोनों को सामने बिठाएं और वो सामने बिठाकर उस कपल के अगर कोई गलत फहमी है, और इसमें मैंने लॉयर्स का भी रोल देखा है, ठीक है। और ये करना भी चाहिए कि मतलब ऐसे होता है कि हमें भी फील होता है कि अगर इनमें कोई भी गुंजाइश है तो उनको मतलब वो सुलह करवा दी जाए। और ये बड़े मैं समझती हूँ बड़ा एक पॉजिटिव काम है और इसको करना चाहिए कि मतलब वकील का सिर्फ ये बात नहीं होती कि उसने तलाक ही करवानी है, उन्होंने शादी के इंस्टीट्यूशन को भी देखना है कि अगर वो, क्योंकि बच्चों के ऊपर उसके असरात होते हैं, खवातीन के ऊपर उसके असरात होते हैं, तो वो फिर हमें आपस में बिठाकर उनकी बातचीत करवानी चाहिए। मेरा अपना इसमें भी एक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि एक शादी थी, उसमें खातून की सिर्फ इसलिए तलाक हो रही थी कि उसके जो हस्बैंड था उसकी फैमिली में कुछ मतलब रिलेशनशिप्स ऐसे थे, उनकी वालदा सुतेली थी। अच्छा। तो उनकी बड़ी ऐसी इंटरफेरेंस थी और उस वजह गलत फहमियाँ बहुत आ गई, तो खातून को अदालत में आना पड़ा और उसका बच्चा छीन लिया लोगों ने, बच्चा बाहर भेज दिया। वो फिर अदालत के इंटरफेरेंस से बच्चा हमने वापस मंगवाया और बहुत मतलब इस हद तक पहुंच चुका था कि लगता नहीं था। लेकिन जब हमने बिठाया, उस औरत को अपने शोहर से कम शिकायत थी, उसकी फैमिली से ज्यादा थी। और जो उसका हस्बैंड था उसको भी ये प्रॉब्लम थी कि उसको पता ही नहीं था कि उसको वन साइडेड वो कुछ चीजें सुनता था, तो उस वजह से। लेकिन जब उन्होंने बिठाया तो अब ये तीसरा साल है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इनसे राब्ता होता है, तो वो मतलब बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ बीवी को मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर कोई ऐसी गलत फहमियां होती हैं तो वो आपस में फैमिली को एक्सक्लूड करके वो कहीं बैठ के अपनी गलत फहमियों को दूर करें और दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मतलब देखिए ना, अमूमन यही होता है कि बैकग्राउंड्स डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल तो उनको चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस दें। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक्सपेक्ट करना कि औरत को हम बिठा देते हैं बड़े हाई पेडिस्टल पे कि देखिए कितनी कुर्बानियां दे रही है, कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। औरत को भी ह्यूमन बीइंग समझें, तो कुर्बानियां अगर आप मांगते हैं तो फिर दोनों से मांगे, और वही आपके मेयार होना चाहिए औरत को जांचने के लिए कि जो मर्द के लिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत से केसेस या बहुत से जोड़े ऐसे भी हैं रबिया जो कहते हैं कि हम सिर्फ बच्चों की वजह से एक साथ हैं, वरना हम कब के जो है वो तलाक ले लिए होता या अलहदा हो गए होते। तो ऐसे रिश्ते जो कमजोर हो जाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं फिर अच्छे तरीके से कर पाते, इस तरह के केसेस भी होते हैं। देखिए ये तो बड़ी एक अहम बात है जिसकी तरफ आपने अब इशारा किया है, और उसमें यह कि मैं समझती हूँ कि अगर जो बेजोड़ शादियां चलनी हैं तो वो भी कोई बड़े हेल्दी सोसाइटी या हेल्दी समाज की बुनियाद नहीं रखती। तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की अगर तरबियत नहीं होगी तो आप देखेंगे कि वो माशरे में जाके कल को जिन फैमिलीज में इस तरह ब्रोकन फैमिलीज, मैं समझती हूँ कि ये ब्रोकन फैमिलीज ही हैं कि मतलब जब ज़बरदस्ती का एक रिश्ता चल रहा है और उसमें इतने मामलात आपस में मियाँ बीवी के होते हैं कि बच्चे वो चीज़ें सुनते हैं, उन्हीं झगड़ों को देखते हैं, तो उनकी परवरिश में बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब अगर वो चलती भी हैं तो कोई इसका फ़ायदा नहीं होता, मैं तो ये कहती हूँ। अच्छा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर कोई ऐसे इख्तलाफात हैं उनको मियाँ बीवी सुकून के साथ आराम से बैठ के बच्चों से हट के उनको तय करें, ताकि बच्चों की परवरिश पर असर ना हो। और एक और मैं बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, अपनी ख़वातीन को भी कहना चाहूँगी और मर्दों को तो मैं कह ही रही हूँ कि जब ऐसे मामलात होते हैं तो वो एक दूसरे को पॉइजन ना करें, बच्चों को पॉइजन ना करें, मतलब अपनी फैमिलीज के हवाले से भी ना करें। अगर आपके इख्तलाफात फैमिलीज में भी हैं तो जो रिश्ते बच्चों के हैं उनका एक अपना इंडिपेंडेंट रिश्ता है, तो आप उनके जो बाकी फैमिलीज के रिश्ते हैं उसके साथ मतलब प्लीज आप ज्यादती ना करें, मतलब अपने बच्चों को उनके खिलाफ ना करें। रबिया बाजवा हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की माहिर कानून और समाजी कारकुन भी है। रबिया बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और रबिया से हमने बात की है क्योंकि जो तलाक की शरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कानूनी तकाजे क्या है, कानून क्या कहता है, उस हवाले से रबिया ने हमें बताया है। ठीक है जी, आज के शो का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।